हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने SN2 मैकेनिज्म देखा। आज हम SN1 मैकेनिज्म देखेंगे और दोनों को कंपेयर करेंगे। लेकिन स्टार्ट करें उससे पहले मैं आपको SN2 मैकेनिज्म के बारे में एक छोटा सा आइडिया दे देता हूं। SN2 मैकेनिज्म में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो हमेशा जहां Cl जुड़ा हुआ है, लिविंग ग्रुप जहां जुड़ा हुआ है, उसके अपोजिट साइड से अटैक करता है। क्यों? क्योंकि एक ही स्टेप में रिएक्शन को कंप्लीट होना है और सेम साइड से तो वो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सेम साइड से उसको ये जो लिविंग ग्रुप है, जो हलाइड है, वो रिपल्शन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए मिनिमम रिपल्शन फील करने के लिए वो इससे जस्ट अपोजिट साइड से एंट्री लेना पसंद करेगा। और जब वो अपोजिट साइड से एंट्री लेगा साइमल्टेनियसली, कि लिविंग ग्रुप हट भी रहा हो और ये अटैक भी कर रहा हो, तो कम से कम बल्कि ग्रुप होने चाहिए। और सबसे छोटा बल्कि ग्रुप अगर हम कहें या जिसमें बल्कि ग्रुप्स है ही नहीं, वो CH3X होता है। इसीलिए इसमें रेट ऑफ रिएक्शन SN2 मैकेनिज्म के वाया फास्टेस्ट होगी। और जैसे जैसे ग्रुप प्राइमरी से सेकेंडरी से टर्शियरी एल्किल हैलाइड्स बनने लगेंगे, वैसे वैसे बड़े बल्कि ग्रुप्स आने लगेंगे और OH की एंट्री मुश्किल होती जाएगी। इसलिए हम कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होती चली जाती है। इतना हमने देखा। अब हम शुरू कर रहे हैं SN1 मैकेनिज्म। पहले हम इसको देख लेते हैं और फिर मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए, SN1 मैकेनिज्म की यदि हम बात करें तो इसका नाम है यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। करेक्ट? तो यूनिमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में सबसे पहले आप इस रिएक्शन को यहां पे देख लीजिए। रिएक्शन आपको नजर आ रही है? करेक्ट? गौर से देखिए, यहां पे रेड डॉट लग रहा है, इसका मतलब एक कायरल सेंटर है। नहीं भी होता तो भी ये रिएक्शन होती है तो इसके साथ एक नए नाम जुड़ जाएंगे। कौन से नए नाम जुड़ेंगे वो आपको अच्छे से पता है, रिटेंशन, इन्वर्जन या रेसिमाइजेशन। सबसे पहले तो आप इस दो रिएक्टेंट्स को फोकस कीजिए। इस बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आ गया, हम दोनों सॉल्वेंट्स को कंपेयर भी कर लेंगे। नाउ अब आप एक बार प्रोडक्ट पे गौर करें। जब आप प्रोडक्ट को देखेंगे तो प्रोडक्ट साइड पे क्या होने वाला है वो देखिए। प्रोडक्ट साइड के ऊपर CH3, C3H7, CH3 वहीं का वहीं, C2H5 भी वहीं का वहीं, एग्जैक्टली ये सेम है, सिर्फ Br हटा और OH आकर जुड़ गया है। करेक्ट? यानी कि रिएक्शन तो हुई है, और रिएक्शन हुई है, उसमें जो बॉन्ड टूटा है वो वाला बॉन्ड टूटा है जो स्टीरियो सेंटर से अटैच था। स्टीरियो सेंटर मतलब कायरल सेंटर से अटैच था। ये बॉन्ड टूटा, यहां से Br हटकर OH आ गया। करेक्ट? और Br बाहर चला गया। सबसे पहले अगर मैं आपसे कहूं कि क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, तो शायद आप सबका आंसर होगा कि यस, इट इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि Br हट गया। करेक्ट? और OH माइनस ने एंट्री ले ली, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो है। SN1 है कि SN2 है, उसके बारे में अभी होल्ड करना होगा, क्योंकि हमें मैकेनिज्म देखना होगा। सबसे पहले तो ये आइडिया लगा लीजिए, ये आइडिया लग चुका है आपको। नंबर 2, यहां जो प्रोडक्ट बना है वो आपका दिमाग आपको ये कह रहा होगा कि जहां से Br हटा है वहीं OH आकर जुड़ा है, और क्योंकि सेंटर भी कायरल है तो ये तो रिटेंशन है, और 100% रिटेंशन ही होना चाहिए। जबकि यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है वो रिटेंटेड प्रोडक्ट नहीं होता 100%, यहां पे बनता है रेसिमिक मिक्सचर। मतलब इसके मैकेनिज्म से आपको समझ में आएगा कि यहां पे 50% इन्वर्जन हुआ है और 50% रिटेंशन हुआ है, और इसी वजह से जो दो प्रोडक्ट मिले हैं आपको, वो दोनों एक दूसरे की नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस मिले, और इसीलिए मिक्सचर रेसिमिक हो गया है। वो कैसे हुआ है वो अभी मैं आपको समझा दूंगा। सबसे पहले रेसिमिक मिक्सचर यहां बनेगा, वो बात यहां लिखी हुई है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, SN2 रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव हैलाइड्स आर अकम्पैनिड विद रेसिमाइजेशन। जो बात मैंने अभी बोली वो यहां लिखी हुई है। दूसरी चीज, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यहां पे यूज किए जाएंगे। अब पोलर प्रोटिक ही क्यों, अप्रोटिक लें तो क्या होगा, ये सारी चीजें हम एक एक करके कंपेयर करेंगे। सबसे पहले पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिए जाएंगे। क्यों लिए जाएंगे वो अभी मैं समझाऊंगा, फिर आके हम ये स्टेटमेंट पढ़ लेंगे। राइट? सबसे पहले आते हैं मैकेनिज्म में। देखिए, यहां पे अगर आप देखें, इस स्टेप को देखें, काफी इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपके सामने एक हैलाइड लिखा हुआ है, कायरल हो ना हो, अपने को इस बार पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का इंटरेक्शन को यहां पे हमें डिस्कस करना है। देखिए, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट H2O हो सकता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट अल्कोहल हो सकता है, कोई भी सॉल्वेंट जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने का मतलब है काफी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बनाने की कैपेसिटी रखने वाला सॉल्वेंट। नाउ मान लें यहां पे वाटर आया। अभी बात आपको अच्छे से पता है कि जो वाटर है उसके अंदर यहां पे पार्शियल नेगेटिव और इस पे पार्शियल पॉजिटिव रहेगा, और ये भी आपको पता है कि Br बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव अपने ऊपर पार्शियल नेगेटिव रखेगा और यहां पार्शियल पॉजिटिव आएगा। अब यहां पे इस पार्शियल पॉजिटिव और इस नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन होगा, और इस इंटरेक्शन से रिलीज होने वाली एनर्जी को हम, अगर वाटर है तो हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे, और अगर हमें पता नहीं है तो हम उसे सॉल्वेशन एनर्जी भी कह देते हैं, कि अगर हमें सॉल्वेंट पता ना हो, यहां से एनर्जी रिलीज होगी। और ये जो एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी इस बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगी, और ये बॉन्ड टूटना भी चाहेगा, क्योंकि इसके टूटने के बाद जो स्पीशीज बनेगी वो एक कार्बोकेटायन बनेगा, और वो टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। और ये बात आपको अच्छे से पता है कि टर्शियरी कार्बोकेटायन सभी कार्बोकेटायंस में से सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं। नाउ तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल आपको समझ में आ गया होगा कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जो कि पोलर था और उसमें H भी प्रेजेंट था, यानी कि बॉन्ड में अच्छी खासी पोलैरिटी थी, और उसी वजह से ये वाले इंटरेक्शन भी काफी स्ट्रॉन्गर बने, काफी एनर्जी रिलीज हुई, और उस रिलीज होने वाली एनर्जी ने इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प किया। अब क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया और Br इस
H2O के अंदर चला गया, इसीलिए हमने लिखा है Br सॉल्वेटेड। अब Br सॉल्वेटेड को आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं? ये Br माइनस, राइट, सामने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल में H पे कौन सा साइन? पार्शियल प्लस, ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव, फाइन। अब यहां पे इस Br माइनस और इसके बीच में क्या बनना? इंटरैक्शन बना, Br माइनस और H प्लस। ऐसे ही वाटर मॉलिक्यूल Br माइनस को चारों तरफ से कैप्चर करके रखेंगे और इसी को हम सॉल्वेटेड आयन कहते हैं, फाइन। नाउ तो ये Br तो सॉल्वेटेड हो गया, सॉल्वेंट ने इसको अपने में खींच लिया और वहां से रिलीज होने वाली एनर्जी ने इस बॉन्ड को तोड़ने की कोशिश की और बॉन्ड टूटा। और बॉन्ड टूटा भी इस वजह से क्योंकि टूटने के बाद जो इंटरमीडिएट बनता है वो रिलेटिवली दूसरे इंटरमीडिएट से ज्यादा स्टेबल है। और यहां जो इंटरमीडिएट हमारा बना वो बना एक कार्बोकैटायन। कैसे कह सकते हैं कि ये कार्बोकैटायन है? यहां पे कार्बन ही था, उससे 3 बॉन्ड्स जुड़े हुए नजर आ रहे हैं और एक प्लस साइन है, प्लस साइन में तो कोई पेयर होता ही नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड से हाइब्रिडाइजेशन क्या आती है? sp2। ज्योमेट्री क्या आती है? प्लेनर ट्राइंगुलर। ये प्लेनर ट्राइंगल ही तो है। अब आपको लगेगा कि प्लेनर ट्राइंगल कैसे हो सकता है, इसमें तो सॉलिड वेज भी है, डैश वेज भी है, तो ये कैसे हो सकता है? ये मैं आपको शो करता हूं, आप यहां देखिए, यहां देखिए, ये है प्लेनर ट्राइंगल ही तो है, करेक्ट। अब इसको हमने इस तरीके से शो कर रखा है, ये रहा। अगर आप अब यूं देखें तो ये C3H7, ये आपकी तरफ, इसलिए हमने सॉलिड वेज से शो कर दिया है, और ये देखने वाले से पीछे की तरफ, इसलिए हमने डैश वेज से शो कर दिया है। तो है तो प्लेनर स्ट्रक्चर ही ना, यूं एक ही प्लेन में तीनों आ रहे हैं, लेकिन रिप्रेजेंट हमने ऐसे कर दिया है। तो ये कोई गलत नहीं है, आप इस तरीके से शो कर सकते हैं, ये आपकी तरफ टुवर्ड्स द वीवर, अवे फ्रॉम द वीवर एंड इन प्लेन, करेक्ट। तो इधर आप देखें तो ये तीनों एक ही प्लेन में आ रहे हैं, इसलिए हम इसे प्लेनर स्ट्रक्चर ही मानते हैं, फाइन। तो हम ऐसे भी शो कर सकते थे, लेकिन ऐसे शो करने से आपको आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो समझ में आ जाएगी। ओके, नाउ तो आगे बढ़ते हैं। तो ये बना आपका कार्बोकैटायन, ज्योमेट्री आपके सामने लिखी हुई है, हम इसे कहते हैं टर्शरी कार्बोकैटायन। नाउ तो ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल आपको समझ में आ गया होगा। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल होता है सामने वाला जो एल्किल हैलाइड आपको दिया हुआ है उसके C और X के बॉन्ड को इजीली तोड़ के कार्बोकैटायंस बनाना। लेकिन ध्यान रहे, हम जनरली ये सॉल्वेंट तभी प्रेफर करते हैं जब हमारे पास कोई स्टेबल कार्बोकैटायन बनना चाहता हो तब, क्योंकि वो कार्बोकैटायन बनने के लिए कम एनर्जी यूटिलाइज होगी, करेक्ट। नहीं तो अगर कोई अनस्टेबल कार्बोकैटायन बनने की कोशिश करेगा तो उसके लिए आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसीलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि कभी भी अगर टर्शरी हैलाइड आपके सामने है, कायरल और अकायरल, लेकिन टर्शरी हैलाइड है, तो रिएक्शन उसकी हम जनरली ऐसी फ्रूटफुल कंडीशंस जनरेट करें जिससे कि वो SN1 मैकेनिज्म के थ्रू ही प्रोसीड करे, जिससे प्रोडक्ट की यील्ड आपको बहुत मिले। आप यहां पे अगर पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते तो क्या होता? अगर आप यहां पे पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट लेते तो बॉन्ड तो टूट कर कार्बोकैटायन बनाना चाह रहा था, लेकिन यहां पे इतना इंटरेक्शन ही नहीं बनता, जिस इंटरेक्शन से इतनी एनर्जी रिलीज होती कि वो इस बॉन्ड को तोड़ के कार्बोकैटायन बना पाते, और जैसा हम चाहते हैं वैसा मैकेनिज्म प्रोसीड नहीं हो पाता। फाइन, चलिए आगे देखेंगे। ये हो गया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का रोल। अभी और देखेंगे इसको, उससे पहले स्लो स्टेप हमने इसको माना, तो रेट भी है जो इसी पे डिपेंड करेगी। तो रेट को हम क्या लिखेंगे? K, और केवल अल्काइल हैलाइड, क्योंकि यहां पे अगर आप देखें तो यहां पे केवल एक ही रिएक्टेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है। दैट्स वाई जो रेट होगी वो केवल अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी, और क्योंकि अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगी तो यहां पे हम पावर लगाएंगे 1, राइट। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? 1। और इसी स्लो स्टेप के अंदर एक ही रिएक्टेंट आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, दैट्स व्हाई मॉलिक्युलैरिटी इज 1। अब क्योंकि इसकी मॉलिक्युलैरिटी 1 है, इसलिए हम इसको कहते हैं यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। लेकिन अभी मैकेनिज्म का पहला स्टेप आपने देखा है, दूसरा स्टेप देखना बाकी है। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप पे, फिर वापस यहां लौटते हैं। देखिए अब स्टेप 2। अब स्टेप 2 में आइए, क्या ये कार्बोकैटायन ऊपर बना था अभी जो मैंने आपको बताया? ये कार्बोकैटायन तैयार है, राइट। अब है नेक्स्ट स्टेप। अब जो दूसरा स्टेप है वो फास्ट स्टेप है। स्लो स्टेप कौन सा है, फास्ट स्टेप कौन सा है, ये बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल होता है, एक्सपेरिमेंट से पता पड़ता है। हम केवल देखकर इस बात का पता नहीं लगा सकते कि कौन सा स्टेप स्लो है, कौन सा फास्ट है, और काइनेटिक्स में हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं। अभी उस चीज को यहां इंट्रोड्यूस करने से कोई फायदा नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें कि जो फर्स्ट स्टेप था वो स्लो स्टेप था, उससे हमें मिल गया कार्बोकैटायन, और अब ये कार्बोकैटायन प्रोडक्ट बनाने के लिए तेजी से रिएक्ट करेगा, और वो जो रिएक्शन होगी उससे हमें प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। अब प्रोडक्ट्स देखिए, यहां पे कार्बोकैटायन आपका बन चुका है, और अब अल्टीमेटली इसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। अब जब न्यूक्लियोफाइल एक कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? अब हम वो पॉसिबिलिटी डिस्कस करते हैं। यहां देखिए, अभी अभी मैंने ये आपको बताया था कि ये मान लीजिए आप कि ये वो कार्बोकैटायन है, करेक्ट ना। अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आ रहा है। अब न्यूक्लियोफाइल जब अटैक करने के लिए इस पे आएगा तो न्यूक्लियोफाइल को कौन कौन से रास्ते मिल सकते हैं? तो ये सब तो नहीं मिलेंगे, इनके बीच में, ये इनके बीच में, इनके बीच में, क्योंकि यहां तो बल्कि ग्रुप से एंट्री लेने ही नहीं देंगे। तो जो मेन जो चीज मिल रही है वो मिल रही है ये फ्रंट, यहां से न्यूक्लियोफाइल आकर इससे जुड़ना चाहेगा, और जब वो यहां से आ सकता है तो फिर वो इस साइड से भी आ सकता है, क्योंकि प्रायोरिटी बिल्कुल इक्वल है दोनों साइड से। तो वही चीज हमने यहां पे शो की है कि इस साइड से भी आ रहा है और इस साइड से भी आ रहा है। और जब कोई न्यूक्लियोफाइल इस साइड से आएगा और यहां से आके जुड़ जाएगा
तो आप मेरी उंगली को देखिए और इन बॉन्ड्स को देखिए, एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन जाएगी, 3 सिग्मा और एक चौथा सिग्मा यहाँ पे, राइट। तो एक तो ये, और दूसरा जो OH आया अगले केस में वो यहां से आके जुड़ गया, तो यहां नहीं है, अब वो यहां जुड़ गया है, राइट। अभी भी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री आ गई। और आप नोटिस करें तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि ये फॉर्म और ये फॉर्म जो यहां से बॉन्ड आकर जुड़ेगा, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस हैं। लेकिन मिरर इमेजेस, नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस वाला कॉन्सेप्ट आप तब लगा सकते हैं जब यहां पे जुड़ा जो कार्बन है उससे जुड़े सारे ग्रुप्स अलग होते हैं, ये कार्बन कायरल होता। अगर कायरल नहीं है तो भी हो तो यही रहा है। अगर मान लीजिए तीनों ग्रुप सेम होते तो भी न्यूक्लियोफाइल 50% इधर से आता, चांसेस ये थे, और 50% चांसेस इधर से आने के थे, तो स्पीशीज वही बनती मिरर इमेजेस। लेकिन हम यहां पे स्टीरियोकेमिस्ट्री इंट्रोड्यूस नहीं करते क्योंकि कार्बन आपका सिमेट्रिकल होता। लेकिन अगर ये कार्बन असिमेट्रिकल है, कायरल है, और यहां से कोई स्पीशीज आकर यहां से जुड़ी है 50%, और 50% उसका अटैक इस साइड से हुआ है, तो ये फॉर्म और ये फॉर्म दोनों एक दूसरे की मिरर इमेजेस बनेंगे जो कि नॉन सुपर इंपोजेबल होंगे, जिन्हें आप एनेंटियोमर्स कह सकते हैं, एक आर फॉर्म कह सकते हैं, एक एस फॉर्म कह सकते हैं, और दोनों क्योंकि 50-50% बनेंगे तो यहां पे ओवरऑल इस रिएक्शन के अंदर आपको मिलेगा एक रेसिमिक मिक्सचर, और रेसिमिक मिक्सचर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और यही बात मैंने अभी आपको बोली कि जब जब रिएक्शन SN1 मैकेनिज्म के वाया प्रोसीड होगी और अगर अंदर कायरल सेंटर प्रेजेंट है तो ये रिएक्शन का रिजल्ट एक रेसिमिक मिक्सचर होगा। इस बात को आप यहां पे चेक भी कर सकते हैं। यहां देखिए, इस जगह अगर आप देखें तो ये कार्बोकेटायन ऊपर से हमने ले लिया, राइट, ये रहा वो कार्बोकेटायन, सेम यहां देख सकते हैं आप, सेम कार्बोकेटायन यहां आ गया। अटैक के चांसेस दोनों साइड से हैं। अब मान लीजिए इस साइड से अटैक किया तो हमने एक कंपाउंड बना दिया, मान लीजिए इस साइड से अटैक किया तो हमने दूसरा कंपाउंड बना दिया। अपना तो क्वेश्चन इज, एग्जाम में तो हमारे पास मॉडल नहीं है, फिर हम कैसे बनाएं? ट्रिक मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, 50% रिटेंटेड और 50% इन्वर्टेड बनाना है आपको, और कोई भी एक बना लीजिए और फिर उसकी मिरर इमेज आपको दूसरा बनाना है। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पे फोकस करें, यहां पे देखिए, करेक्ट, यहां पे देखते हैं, इस जगह देखिए, C3H7 अपनी जगह पर है, ये रहा CH3 पीछे की तरफ ले लिया, CH2H5 सामने की तरफ है, हमने ये स्पेस फ्री बना ली जिससे कि हम यहाँ पे OH को शो कर सकें, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे OH को शो कर दिया। आप और भी कोई तरीका यूज कर सकते थे, ये बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फाइन। तो CH3 पीछे की तरफ, ये रहा CH3, वो की वही लोकेशंस हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं, बस एक OH आ गया है। अब एक OH यहाँ आ गया, OH का ही अटैक है। अब मुझे रिटेंशन और इन्वर्जन समझाना है, तो सबसे पहले तो एक ये बता दीजिए आप, और इसके बाद एक आप ये बता दीजिए। अब इन दोनों को रिलेट कैसे करें भाई? तो इसको देखते हुए अब आप इसको बनाइए, अब इसको देखिए और इसकी जस्ट मिरर इमेज यहां पे सोचिए। तो C3H7 अपनी जगह पर है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये CH3, ये CH3, ये सॉलिड वेज, ये रहा सॉलिड वेज, यहां OH लगाया, उसमें वहां OH लगा देंगे। आप केवल इन दोनों को देखिए, इन दोनों को यदि आप देखेंगे तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि दोनों नॉन सुपर इंपोजेबल मिरर इमेजेस हैं, एनेंटियोमर्स हैं, कायरल सेंटर वहां पे प्रेजेंट है। और क्योंकि रिएक्शन में 50% ये बनेगा और 50% ये बनेगा, तो मैंने नीचे लिख दिया है 50% इन्वर्टेड और 50% रिटेंटेड, और 50% इन्वर्टेड और 50% रिटेंटेड बनेगा, तो ओवरऑल मिक्सचर तो रेसिमिक ही होगा। अब आपको इससे कंफ्यूज होना नहीं है कि इससे ये कैसे बन रहा है, इससे कैसे बन रहा है। आप कोई भी एक फॉर्म बना दीजिए, उसमें जो चीज जहां पे है उसको वैसा ही शो कीजिए। देखिए CH3 वैसा ही, C2H5 भी वैसा, C3H7 भी वैसा। बस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेते हुए एक लाइन खींचकर आप एक मॉलिक्यूल बना लीजिए और दूसरा बनाने की कोशिश इससे ना करें, इसकी मिरर इमेजेस बना दीजिए, आपको बात समझ में आ जाएगी, करेक्ट। बस दोनों मिरर इमेजेस बन गई, 50% इन्वर्टेड और 50% रिटेंटेड। अब क्वेश्चन ये कि आपने इसको इन्वर्टेड क्यों लिखा और इसको रिटेंटेड क्यों लिखा? इसका जवाब आपको यहां मिल जाएगा। यहां देखिए, इस रिएक्शन में Br हमारा यहां था, करेक्ट, लिविंग ग्रुप इस साइड पे था। अब अगर हम यहां देखें तो लिविंग ग्रुप इसी साइड पर था और उसी साइड पर OH आ रहा है, करेक्ट। इसी साइड पे Br था, उसी साइड पे OH आ रहा है, तो इसका मतलब रिटेंशन ही हुआ है। और यहां पे अगर आप देखें तो अभी मैंने आपको शो किया कि Cl या Br जो भी हलाइड है वो अगर इस साइड है और OH उसकी उल्टी साइड पे आ रहा है, दैट्स व्हाई हमने इसको इन्वर्टेड प्रोडक्ट बोला है। तो 50% इन्वर्टेड और 50% रिटेंटेड, वो तो आपको अपने रिएक्टेंट को देख के ही समझ आ जाएगा। नाउ आगे बढ़ें तो 2 स्टेप में ये रिएक्शन पूरी हुई। फर्स्ट स्टेप, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन अगर स्टेबल होगा तो ये स्टेप बहुत जल्दी से फॉलो अप होगा। मान लीजिए आपके पास एक प्राइमरी हैलाइड है, एक सेकेंडरी हैलाइड है और एक टर्शियरी हैलाइड, और आपने सेम कंडीशंस दी हैं, बिल्कुल पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है, करेक्ट। तो आप खुद सोचिए जरा कि कौन सा हैलाइड इस रिएक्शन के टुवर्ड्स फास्टेस्ट अपना रिएक्शन देगा, रिएक्शन रेट देगा। शायद आंसर आपके पास होगा कि अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाला है तो अंदर कार्बोकेटायंस बनेंगे, और कार्बोकेटायन जो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, जो इंटरमीडिएट सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, वही सबसे पहले बनता है। तो इन तीनों में से प्राइमरी कार्बोकेटायन, सेकेंडरी कार्बोकेटायन और टर्शियरी कार्बोकेटायन में से सबसे पहले कौन सा कार्बोकेटायन बनेगा? तो आंसर आपके पास है, टर्शियरी कार्बोकेटायन बनेगा। और क्योंकि टर्शियरी कार्बोकेटायन सबसे जल्दी बनेगा, क्योंकि रिलेटिवली सबसे ज्यादा स्टेबल है, तो सेकंड स्टेप में भी सबसे आगे जाएगा और यील्ड
और रेट दोनों ही आपको इस केस में सबसे ज्यादा मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि अगर आप कॉम्बिनेशन सेट करेंगे तो बात ठीक है। मान लीजिए आपने सब कुछ ऐसा किया, यही सब कंडीशन है, लेकिन इसमें पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया। अब अप्रोटिक सॉल्वेंट में वो बॉन्ड ही नहीं टूटेगा और रेट ऑफ रिएक्शन जो है ओवरऑल सभी के लिए स्लो हो जाएगी। फिर भी अगर आपसे बोला जाए पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट भी डाल दें, फिर आप हमें बताइए जरा कि अब क्या होगा। तो अगर आपने अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो अब ये बॉन्ड तो टूटेगा नहीं, जो बॉन्ड अभी हमने ब्रेक किया था, राइट। अब अटैक न्यूक्लियोफाइल का साइमल्टेनियसली होने लगेगा, क्योंकि कार्बोकैटायन तो बना नहीं, और साइमल्टेनियसली अटैक होने लगेगा तो जहां से लिविंग ग्रुप हट रहा है उसके अपोजिट साइड से एंट्री लेगा, और अपोजिट साइड से अगर वो एंट्री लेने की कोशिश करेगा तो पूरे ये चांसेस होंगे कि वो उसमें तेजी से अटैक करना चाहेगा जिसमें बल्कि ग्रुप्स कम प्रेजेंट हो। तो जैसे ही आपने प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी हैलाइड में अप्रोटिक सॉल्वेंट डाल दिया तो रेट ऑफ रिएक्शन नेचुरली प्राइमरी हैलाइड्स या मिथाइल हैलाइड्स की तरफ चली जाएगी। और यदि आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट डाल के रखा तो ये कार्बोकैटायन बनने को फेवर करता है और उसमें टर्शियरी हैलाइड सबसे तेजी से रिएक्शन करके जाएंगे। यानी इन शॉर्ट SN1 SN2 मैकेनिज्म के लिए जो रेट ऑफ रिएक्शंस होंगी वो मिथाइल हैलाइड, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और टर्शियरी हैलाइड्स के लिए बिल्कुल रिवर्स होंगी। SN2 के लिए जहां मिथाइल क्लोराइड सबसे तेज रिएक्शन दे रहा था, वहीं पे SN1 के लिए मिथाइल क्लोराइड सबसे धीरे और टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे तेज रिएक्शन देंगे। कहानी कहां छुपी हुई है? कहानी मैकेनिज्म में छुपी हुई है। जो SN2 मैकेनिज्म आपने देखा था उसके अंदर एक ही स्टेप में रिएक्शन पूरी हुई थी, वहां बनी थी ट्रांजिशन स्टेट, और वहां पे साइमल्टेनियस अटैक की वजह से कम बल के ग्रुप पे अटैक तेज हो रहा था। जब आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया तो इसने कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन दिया, और कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन के बन जाने की वजह से ये रिएक्शन 2 स्टेप्स में पूरी हुई। यहां पे ट्रांजिशन स्टेट नहीं, यहां पे इंटरमीडिएट्स बने, और स्टेबल इंटरमीडिएट वाली रिएक्शन ही सबसे तेज जाएगी। इसीलिए टर्शियरी हैलाइड SN1 मैकेनिज्म के टुवर्ड्स ज्यादा एक्टिव हैं, रिएक्टिव हैं। फाइन, वही बात यहां पे लिखी हुई है। बस अब अंतर इतना सा है कि अगर आपका कार्बन कायरल है और साइमल्टेनियस अटैक हो रहे हैं, एक तरफ से हट रहा है एक तरफ से आ रहा है, तो 100% रिटेंटेड प्रोडक्ट ही बनेगा, राइट, सॉरी इन्वर्टेड प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि एक तरफ से हट रहा है रिवर्स साइड से आ रहा है। और यदि आपका कार्बन कायरल है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट आपने डाला है और वहां कार्बोकैटायंस बन गए, तो कार्बोकैटायन प्लेनर ट्रायंगुलर है, और उस पर जब न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो उसको 2 एनवायरमेंट मिलेंगे, एक फ्रंट से और एक बैक से इक्वल, और दोनों जब से अटैक होगा तो 50% तो रिटेंटेड और 50% इन्वर्टेड प्रोडक्ट आपको मिलेगा, और दोनों एक साथ अंदर बन रहे हैं। तो इस फिनोमेना को हम रेसमाइजेशन कहते हैं, और जो मिक्सचर बनता है वो रेसमिक मिक्सचर बनता है। इसीलिए कहते हैं SN2 mechanism is always accompanied with inversion in configuration, while SN1 mechanism is always accompanied with racemization। वो बात आपको यहां समझ आ गई होगी। अब आपसे यही वही बात बोली जा रही है, greater the stability of intermediate carbocation, greater will be its ease of formation from alkyl halide and faster will be the rate of reaction. Thus order of reactivity is tertiary halide, secondary halide, प्राइमरी हैलाइड और फिर मिथाइल क्लोराइड या मिथाइल हैलाइड आप कह सकते हैं। फाइन, तो अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों ही रिएक्शंस जो हो रही हैं उनमें से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन या रेट ऑफ रिएक्शंस के ऑर्डर बताइए, तो ये रहे आपके सामने। अगर आपसे कहा जाता है SN2 या SN1, बस आप दिमाग में रखिएगा SN2 मतलब साइमल्टेनियस अटैक हो रहा है, मतलब बैक साइड से ही होगा इन्वर्टेड प्रोडक्ट, अगर कायरल सेंटर्स हैं तो नहीं है, नॉर्मल कंपाउंड्स हैं। तो बस ये बात आपको नहीं बोलनी, बाकी मैकेनिज्म तो सब कुछ सेम ही रहने वाला है। नाउ SN2 सबसे तेज कौन रिएक्ट करेगा? SN2 यूं बढ़ रहे हैं हम, तो टर्शरी सबसे कम रिएक्ट करेगा क्योंकि बल्कि ग्रुप ज्यादा है, और यहां से आने पर रिएक्टिविटी बढ़ती जाएगी। सिमिलरली SN1 रिएक्शन अगर हो तो यहां से आने पर रिएक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि SN1 रिएक्शन में पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेना होगा, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में कार्बोकैटायंस बनेंगे। इसका कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल, इससे स्टेबल ये, इससे स्टेबल ये, और सबसे ज्यादा स्टेबल ये। इसीलिए SN1 के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इधर आने पर बढ़ेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी, इससे रिलेटेड हम कई सारे क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे। लेकिन जहां तक मुझे लगता है अब आपको पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट और पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट का रोल समझ में आ गया होगा। तो इनका रोल जो है वो दो मेजर रोल है। एक, जो रिएक्टेंट्स हैं उनको अपने में डिसॉल्व करना। 2, अगर आपने पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिया है तो सॉल्वेशन करके इतनी एनर्जी प्रोड्यूस करना कि कार्बोकैटायंस बनाने में हेल्प करे। और अगर अप्रोटिक सॉल्वेंट आपने लिया है तो इसका मतलब यह है कि वो कार्बोकैटायन बनाने में हेल्प नहीं करेगा, केवल डिसॉल्व करेगा चीजों को अपने में। और प्रोटिक उसका पोलर होना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स आप ले रहे हैं वो भी पोलर है, तो पोलर चीज पोलर में डिसॉल्व होती है, दैट्स व्हाई पोलर। अप्रोटिक इसलिए जिससे कि वो कार्बोकैटायन बनाने वाली एनर्जी ना प्रोवाइड करे, और सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि उसको आपस में डिसॉल्व करे। तो शायद आपको अब बातें बिल्कुल क्लियरली समझ में आ गई होगी। तो ये जो चीजें अभी आपके सामने नजर आ रही है, इसमें हमने पढ़ा SN1 SN2। तो हमने स्टार्टिंग कहां से की थी वो आपको समझ में आ गई होगी। हमने बायोमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से स्टार्टिंग की थी। ये अप्रोटिक सॉल्वेंट्स लिखे हुए थे मैंने, इनको आप ध्यान रखिए। एग्जाम में जब भी लिखा हुआ है अप्रोटिक सॉल्वेंट तो आप समझ जाइए कि वो चाहते हैं कि आप अपना दिमाग SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म पे रखें।
और जब जब पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लिखा जाता है तो वो चाहते हैं कि आप अपना दिमाग फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन पे रखें, स्टेबल कार्बोकेटाइन पे रखें। और दोनों में अंतर बहुत सारे हैं। एक का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, SN2 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, SN1 के लिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 है, मॉलिक्युलैरिटी भी 1 है, SN2 के लिए मॉलिक्युलैरिटी भी 2 है। SN2 के अंदर ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, जबकि SN1 में कार्बोकेटाइंस बन रहे हैं। कार्बोकेटाइंस के अंदर आप अपनी ज्योमेट्री वाले कॉन्सेप्ट्स लगा सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। ट्रांजिशन स्टेट में ऐसा कुछ नहीं होता, 100% हाइपोथेटिकल होती है। तो वो सारी बातें हमने यहाँ पे कंपेयर करी। अब मैं आपके नोट्स बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से स्क्रॉल करता हूँ, न्यूक्लियोफाइल से ही स्क्रॉल करता हूँ। आप यहाँ से देखिए जहाँ से हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, फिर हम आगे मैं एंड करूँगा। यहाँ देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से ये न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। ये 2 टाइप की रिएक्शंस होती हैं, इसके बारे में हम पहले भी देख चुके हैं। सारी बातें अब आपको क्लियर होगी। सो गाइज आपको SN1 SN2 मैकेनिज्म अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स के थ्रू भी बात समझ में आ गई, और अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री काम नहीं कर रही तो भी मैकेनिज्म सेम ही रहता है। बस मैकेनिज्म के अंदर आपको रेसमाइजेशन, इन्वर्जन, रिटेंशन यूज नहीं करना, बाकी सब कुछ सेम रहता है। अगर मैकेनिज्म लिखने के लिए भी आए तो आप सेम चीज लिख सकते हैं। नाउ लास्ट जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको प्लान से रिलेटेड बात बताई थी कि जो भी आपका गोल है उसके लिए आप एक प्लान बनाइए। अगर वो प्लान फेल हो जाता है तो गोल को कभी चेंज ना करें, अपना प्लान बदल लीजिए। और वैसे भी एक बात बहुत फेमस है, वो है एन इडियट विद अ प्लान कैन बीट अ जीनियस विदाउट अ प्लान। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में ना रहें, हमेशा प्लानिंग से वर्क कीजिए। जब जब आप प्लानिंग से वर्क करेंगे तो उसके रिजल्ट्स फ्रूटफुल ही आएंगे। और अगर प्लान फेल भी हो जाता है तो गोल सेम रखिए, प्लान बदलिए और वापस उसको एग्जीक्यूट करने में लग जाइए। ओके, सो स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, गुड बाय।